गुड आफ्टरनून प्रिय विद्यार्थियों। आज हम यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री बेसिक पार्ट सेकंड का ये टॉपिक है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय रूपांतर। इसमें हम पहले उत्क्रमणीय रूपांतर के बारे में पढ़ चुके थे और अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा अनुत्क्रमणीय रूपांतर। और अनुत्क्रमणीय रूपांतरण के लिए भी हम इसके डेफिनेशन वगैरह और इससे संबंधित कुछ जो फैक्ट थे उनके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। और इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि समतापी उत्क्रमणीय रूपांतरण में किया गया कार्य क्या होता है, ये कितना होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो नेक्स्ट टॉपिक भी इधर समतापी अनुत्क्रमणीय समतापी अनुत्क्रमणीय रूपांतरण में किया गया कार्य क्योंकि अपन इससे पहले अपन ने पढ़ा था समतापी उत्क्रमणीय रूपांतरण में किया गया कार्य, और उसके लिए अपन ने याद किया था कि समतापी उत्क्रमणीय रूपांतरण में जो किया गया कार्य होता है वो सामान्यतः क्या रहता है, 0 रहता है। अब यहाँ पर अपन को पढ़ना है कि समतापी अनुत्क्रमणीय रूपांतरण में किया गया कार्य किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो देखो इसके लिए अपन ये मानते हैं कि माना स्थिर ताप पर एक गैस को या एक गैस का प्रसार P1 V1 से P2 V2 अवस्था तक किया जाता है, माना स्थिर ताप पर एक गैस का प्रसार P1 V1 से P2 V2 अवस्था तक किया जाता है यदि प्रतिरोधी दाब इसको सामान्यतः पर डिफाइन करते हैं PA से। यदि प्रतिरोधी दाब अंतिम अवस्था के दाब P2 के बराबर है, अतः PA बराबर P2 तब प्रसार कार्य W एक्सपेंशन बराबर इंटीग्रल V1 से V2 P2 D या W एक्सपेंशन बराबर माइनस P2 V2 माइनस V1 समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। माना स्थिर ताप पर एक गैस का प्रसार P1 V1 से P2 V2 तक किया जाता है यदि प्रतिरोधी दाब PA अंतिम अवस्था का दाब P2 के बराबर है, अर्थात PA बराबर क्या है, P2 है, तब प्रसार कार्य जो होगा वो अपन ले लेंगे W एक्सपेंशन बराबर माइनस इंटीग्रल V1 से V2 P2 dV या फिर W एक्सपेंशन बराबर माइनस P2 V2 माइनस V1 समीकरण नंबर 1। इसी स्थिति का तात्पर्य स्थिर ताप पर, इसी स्थिति में यदि गैस को
संपीड़ित किया जाता है तो प्रतिरोधी दाब पीए मूल अवस्था में गैस का दाब P1 के बराबर होगा। अतः PA बराबर P1। तब संपीड़न कार्य W कंप्रेशन बराबर समाकलन साइन। देखो अब प्रारंभिक अवस्था का जो आयतन है V1 वो हमारे पास ज्यादा रहेगा बजाय अंतिम अवस्था के आयतन से। यहाँ पर अपन लिख लेंगे कि V1 अंदर लिख देंगे, V2 इधर हो जाएगा हमारे पास V1 और इधर अपन लिख देंगे D, या फिर W कंप्रेशन बराबर P1 V1 माइनस V2। और ये समीकरण नंबर हो जाएगी हमारे पास 2। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब देखिए अपन यहाँ पर लेते हैं कि इस संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य। यदि संपूर्ण चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य WCy बराबर W एक्सपेंशन प्लस W कंपनी। यहाँ पर अपन ये मान रख देंगे W एक्सपेंशन का मान है हमारे पास माइनस P2 V2 माइनस V1 प्लस इधर उसका मान है हमारे पास P1 V1 माइनस V2 माइनस V2। अब देखो यहाँ पर अपन ने जो वैल्यू रखी है ये आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार रख दी और यहाँ पर ये वैल्यू अपन सामान्य पद्धति के अनुसार रख दी। यदि अपन इसे भी यहाँ पर भी अपन सामान्य पद्धति के अनुसार मान लेते हैं तो हमारे पास ये समीकरण बनके प्राप्त होगा। अब देखो इसी समीकरण को अपन आगे इस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं। W बराबर P2 V2 माइनस V1 माइनस P1 V2 माइनस V1, यानी यहाँ पर अपन लिख देंगे P2 माइनस P1 और इधर आ जाएगा V2 माइनस V1 और ये WCy, यानी ये हमारे पास समीकरण बन के आती है समतापी अनुक्रमणीय रूपांतरण में कार्य ज्ञात करने के लिए। ये समीकरण हो जाएगी समीकरण नंबर 3। अब इसके लिए अपन को शर्तें लगाते हैं कि जैसे पहली शर्त है कि यदि V2 ग्रेटर देन V1 तब, यानी V2 का मान हमारे पास ज्यादा है किससे V1 से, तब V2 माइनस V1 का मान धनात्मक
धनात्मक। अब देखो V2 का मान यदि हमारे पास ज्यादा है तो स्वाभाविक है P2 का मान क्या होगा, कम। तो इस स्थिति में यहाँ पर आ जाएगा P2 लेस देन P1। अब P2 लेस देन P1 है, तब इस स्थिति में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी P2 माइनस P1 का मान ऋणात्मक। इसका मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। यदि ये स्थिति आती है तब यहाँ पर WCy बराबर नेगेटिव प्राप्त होगा, पहली स्थिति। ठीक है, दूसरी स्थिति अपन ये लेते हैं, यदि V2 लेस देन V1 तब V2 माइनस V1 का मान ऋणात्मक होगा, इसका मान ऋणात्मक होगा। और इसी स्थिति में जब V2 का मान हमारे पास कम है तो स्वाभाविक है P2 का मान ज्यादा होगा, तो P2 ग्रेटर देन P1, तब यहाँ पर मान आ जाएगा हमारे पास P2 माइनस P1 का मान धनात्मक होगा। बट लेकिन जो WCy है, चक्रीय का कार्य का जो मान है वो मान हमारे पास क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। यदि दोनों स्थितियों में हमारे पास जो कार्य का मान आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो कार्य का मान जब नेगेटिव आ जाता है तो उससे अपन ये अर्थ निकाल सकते हैं कि समतापी अनुत्क्रमणीय रूपांतरण में तंत्र जो होता है वो तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, लेकिन परिवेश अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता है। इसलिए इस प्रकार के प्रक्रम को हम अनुत्क्रमणीय रूपांतरण या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की संज्ञा देते हैं। यानी समतापी अनुत्क्रमणीय रूपांतरण में किया गया कार्य जो होता है वह हमेशा ऋणात्मक होता है, जबकि समतापी उत्क्रमणीय रूपांतरण में किया गया जो कार्य होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है और अधिकतम होता है, जबकि अनुत्क्रमणीय रूपांतरण में किया गया जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है, अर्थात न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये जो टॉपिक है ये इस रूप में एंड होता है। उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सामान्यतः ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा। अगला टॉपिक है ऊर्जा। एनर्जी। देखो सामान्यतः आप जानते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और एक जो तंत्र होता है उसमें ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। ऊर्जा की ये जो निश्चित मात्रा होती है सामान्यतः विभिन्न रूपों में पाई जाती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, गुरुत्वीय ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, यानी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के रूप में पाई जाती है। इन विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं उनको सामान्यतः अपन दो भागों में बांट देते हैं यहाँ पर। जैसे एक तो ले लेते हैं अपन एक्सटर्नल एनर्जी, और एक दूसरा लेते हैं अपन इंटरनल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी जो होती है वो सामान्यतः तंत्र की स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाओं से संबंधित होती है। बाह्य जो ऊर्जा होती है वो तंत्र की स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा
ऊर्जाओं के योगफल के रूप में होती है। गतिज ऊर्जा तंत्र की गति के कारण, और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो तंत्र के विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। इसलिए इस प्रकार की ऊर्जा का ऊष्मागतिकी में कोई योगदान नहीं होता है। जबकि इंटरनल जो एनर्जी होती है ये सामान्यतः एक तंत्र में उपस्थित अणुओं की स्थानांतरण, एक तंत्र में उपस्थित अणुओं की स्थानांतरण, कंपन, घूमना, इन तीनों प्रकार की गतियों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तथा अणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व नाभिक की ऊर्जाओं का सम्मिलित रूप होती है इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल जो एनर्जी होती है उसको सामान्यतः अपन कैपिटल E के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये जो इंटरनल एनर्जी जो होती है ये सामान्यतः पदार्थ की रासायनिक प्रकृति, ताप, दाब व आयतन पर निर्भर करती है, क्योंकि ताप, दाब, आयतन जो होते हैं वो तंत्र की अवस्था का निर्धारण करते हैं। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो तंत्र की अवस्था पर निर्भर करती है, न कि अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करती है। इसलिए आंतरिक ऊर्जा को अपन अवस्था फलन मानते हैं। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि जो आंतरिक ऊर्जा है इसका वास्तविक परिमाण ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता? उसका रीजन ये मानते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो ऐसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है जिन कारकों का हम सही तरीके से निर्धारण नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रॉनों की गतियां या अणुओं की गतियां, नाभिक की ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। इनको अपन केवल और केवल काल्पनिक तरीके से दर्शा सकते हैं, लेकिन इनको वास्तविक तरीके से दर्शाया नहीं जा सकता। नाभिक की ऊर्जा को भी अपन केवल मैथमेटिकल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक ऊर्जा उसे अपन नहीं मान सकते। इसलिए इंटरनल जो एनर्जी होती है वो ऐसे अनेक अनिर्धारित कारकों पर निर्भर करती है। इसलिए इंटरनल एनर्जी का वास्तविक परिमाण ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ, केवल इंटरनल एनर्जी के लिए अपन आंतरिक परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं, यानी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाने के दौरान जितना ऊर्जा परिवर्तन होता है उस ऊर्जा परिवर्तन को अपन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसका वास्तविक परिमाण ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इस तथ्य को अपन नोट करते हैं। देखो थ्योरेटिकल है भाई ये टॉपिक, और आप लोगों को इसमें थ्योरी ही याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में केवल इस पे शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछता है। ऊर्जा अपन लिख सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। दूसरा लिखेंगे, एक तंत्र में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। एक तंत्र में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है जो ऊर्जा के विभिन्न रूप, जो ऊर्जा के विभिन्न रूपों जैसे यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा,
आदि और भी रूप हैं, लेकिन अपन सामान्यतः यहाँ पर इतने ही रूपों को शामिल करते हैं। अब देखो ये ऊर्जा की जो विभिन्न रूप हैं इनको अपन सामान्यतः दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, यानी एक भाग को बना देते हैं अपन इंटरनल एनर्जी का, यानी बाह्य ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा एक्सटर्नल एनर्जी। अब एक्सटर्नल एनर्जी में अपन ये दे सकते हैं, देखो यानी इस प्रकार की ऊर्जा तंत्र की स्थिति एवं गतिज ऊर्जा का योगफल होती है, योगफल होती है। पहला सेकंड पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा तंत्र की गति के कारण तथा स्थितिज ऊर्जा तंत्र के विद्युत चुंबकीय एवं गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण उत्पन्न होती है। तीसरा यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार की ऊर्जा का ऊष्मा गतिकी में योगदान नहीं होता, यानी बाह्य एनर्जी के रूप में आप लोगों को केवल यहाँ पर ये तीन फैक्ट याद रखने हैं कि इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो तंत्र की स्थिति व गतिज ऊर्जा का योगफल होती है। दूसरा है गतिज ऊर्जा तंत्र की गति के कारण तथा स्थितिज ऊर्जा तंत्र की विद्युत चुंबकीय व गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण उत्पन्न होती है। फिर यहाँ पर है इस प्रकार की ऊर्जा का ऊष्मागतिकी में योगदान नहीं होता है, इसलिए अपन इस बाह्य ऊर्जा का आगे किसी भी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं करेंगे। अब केवल इसके बाद में जो सेकंड प्रकार की जो एनर्जी होती है वो रहती है हमारी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा का जो टॉपिक है उसको अपन लेते हैं इंटरनल एनर्जी के रूप में। इंटरनल एनर्जी के रूप में अब इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं इसको अपन जब हम इंटरनल एनर्जी को अपन परिभाषित करते हैं कि आंतरिक ऊर्जा जो होती है एक तंत्र में उपस्थित अणुओं की
स्थानांतरण, कंपन व घूर्णन, गतियों के कारण उत्पन्न ऊर्जा तथा अणुओं के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिकीय ऊर्जा का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। आंतरिक जो ऊर्जा है इसको सामान्य कैपिटल ई के द्वारा, आंतरिक ऊर्जा को ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक जो ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा तंत्र की रासायनिक प्रकृति, ताप, दाब व आयतन पर निर्भर करती है, क्योंकि ये कारक जो है तंत्र की अवस्था निर्धारित करते हैं, तंत्र की अवस्था निर्धारित करते हैं। इसलिए जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा तंत्र की अवस्था पर निर्भर करती है, तंत्र की अवस्था पर निर्भर करती है, न कि अवस्था परिवर्तन के पथ पर, न कि अवस्था परिवर्तन के पथ पर। इसलिए आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। नेक्स्ट इसमें अपन लिख सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक परिमाण, आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक परिमाण ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा ऐसे अनेक अनिर्धारित
कारकों जैसे अणुओं की विभिन्न गतियां, इलेक्ट्रॉन में विन्यास, इलेक्ट्रॉन में विन्यास, नाभिकीय गतियां या नाभिकीय ऊर्जा आदि पर निर्भर करते हैं। यानी अणुओं की विभिन्न प्रकार की गतियां, इलेक्ट्रॉन के विन्यास, नाभिकीय ऊर्जा आदि पर भी आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। इसलिए अपन आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक परिमाण ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अपन अणुओं की विभिन्न प्रकार की गतियां, इलेक्ट्रॉन के विन्यास, नाभिकीय ऊर्जा का शुद्धता से मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए अपन कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक परिमाण भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। केवल आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में जो अनंत सूक्ष्म जो परिवर्तन है, केवल हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अपन आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक परिमाण को ज्ञात नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर अपन जैसे आंतरिक ऊर्जा का आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे डेल्टा ई बराबर ई ए माइनस ई बी माइनस ई ए। यहाँ पर ई ए जो है ये तो है तंत्र की प्रारंभिक अवस्था, और ई बी जो है ये है तंत्र की अंतिम अवस्था, तंत्र की अंतिम अवस्था। जबकि डेल्टा ई जो है ये आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। केवल अपन आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा के वास्तविक परिमाण को ज्ञात नहीं कर सकते। केवल और केवल आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को अपन यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम जो इससे आगे का जो टॉपिक है अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।